हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। क्लास 10th वीडियो लेक्चर सीरीज हमने चालू की थी और उसी के अंदर टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैंने बताया था कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जो है एंटर करती है तो वहाँ पे वो एक फिनोमिना रिप्रेजेंट करती है। उसी फिनोमिना को हमने क्या कहा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने एक ग्लास स्लैब ली थी और ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया और इस नॉर्मल से किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल आई पे कोई इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराती है। कोई भी एक इंसिडेंट रे अगर यहाँ पे टकराती है तो अगर ये रेरर मीडियम यानी कि वैक्यूम, रेरर या वैक्यूम या एयर मान सकते हो कंपैरेटिवली टू ग्लास स्लैब। ग्लास जो है वो आपका डेंसर मीडियम होता है। डेंसर मीडियम किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन में। अगर यहाँ पे वैक्यूम या एयर है और यहाँ पे ग्लास है तो इसके कंपैरिजन में ये वाला जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो रेरर और डेंसर मीडियम में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को कि डेंसर मीडियम क्या होगा कि अगर हम कंपैरेटिवली दो मीडियम्स को कंपेयर करें, जैसे पहला मीडियम आपका वैक्यूम और दूसरा मीडियम है आपका ग्लास, तो ग्लास जो है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में क्या होगा, कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम होगा। तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने कल इंट्रोड्यूस की थी लास्ट वीडियो में कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप म्यू या एन से रिप्रेजेंट करते हो, म्यू और एन, ये क्या होती है। तो देखिए, जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी लाइट रे को पास करते हो तो उसकी जो स्पीड है उसके अंदर कोई ना कोई बदलाव जरूर होता है। मान लीजिए अगर आप ऑयल के अंदर लाइट रे को पास करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वाटर के अंदर भेजेंगे तो भी कम होगी, और अगर आप वैक्यूम या एयर में हैं तो उसकी स्पीड क्या होगी, कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो उसकी स्पीड में किस तरह का बदलाव होता है देख लो। देखो, अगर यहाँ पे ये जो v1 वेलोसिटी से आ रहा है वैक्यूम और एयर के अंदर और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, वो अलग बात है कि इसके पाथ में किसी तरह का डेविएशन होता है, ये नॉर्मल की तरफ घूमती है या नॉर्मल से अवे घूमती है, वो चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके थे। अगर रेरर टू डेंसर जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड होगी, और डेंसर टू रेरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड होती है। चलिए अभी बात करते हैं हम वेलोसिटी की। तो इनिशियल इसकी स्पीड v1 है और इस मीडियम के अंदर इसकी स्पीड v2 है। तो v1 और जो v2 है इसके अंदर हम देखेंगे कि v1 अपॉन v2 जो ये रेशियो है ये हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्शन शो कर रहा है इसके अंदर वेलोसिटी में कितना टाइम्स चेंज हुआ है, कितना टाइम्स वो लेस हुई है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब ये बात श्योर है कि ये आपका रेरर टू डेंसर मीडियम जा रहा है। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे आपका वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर इसकी जो स्पीड होती है v1 वो c के इक्वल होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब किसी डेंसर मीडियम में जाएगा तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कंपेरेटिवली कम होगी। मान लेते हैं वो स्पीड है इसकी 2 × लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का चाहिए, अब ये तो आपका यूनिवर्सल है, एयर हो गया या वैक्यूम हो गया, वो तो सारे एक्सपेरिमेंट आइडियल कंडीशन में होते हैं और आइडियल कंडीशन वैक्यूम में ही एग्जिस्ट करती है। तो सारी चीजें वैक्यूम के कंपेरेटिवली हम देखते हैं। तो यहाँ पे तो आइडियलिस्टिक वेलोसिटी होगी 3 × 10⁸ और यहाँ पे मान लेते हैं कम होके 2 × 10⁸ हो गई है। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा n, ये मान लेते हैं ग्लास है और यहाँ पे है आपका वैक्यूम v, या एयर a भी लिख सकते हो, NGV इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v1 दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸
8 मीटर पर सेकंड ही ये होगा, मीटर पर सेकंड ही ये होगा। देखिए बेसिकली ये रेशियो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी दो वेलोसिटीज़ का रेशियो बताता है, तो ये यूनिट्स जो हैं एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाती हैं और यहाँ पे ये यूनिट लेस क्वांटिटी आती है। तो कभी भी आपसे सवाल में ये पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी मीडियम का उसकी यूनिट क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे वहाँ पे, दैट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। अब NGV को आप क्या लिख सकते हो, NGV इज इक्वल्स टू 3/2 दैट इज 1.5 और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, दिस इज जस्ट अ नंबर। अब इसको देखो GV जो लिखना है वो कई बुक्स के अंदर सिंपली NG से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो वेल नोन होता है कि वो किसके कंपैरिजन में है, आपका एयर के कंपैरिजन में। अगर मैंने ये लिखा N12 और इसको सिंपली मैंने ये लिख दिया N1, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो आपका दूसरा मीडियम है वो आपका क्या है, एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। तो N से भी, सिंपल N से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि NG अगर इसको लिखा जाए NG, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है। इसका मतलब ग्लास के अंदर जाने पर जो लाइट की स्पीड है उसके अंदर इतना टाइम्स चेंज होता है, और चेंज मतलब वो डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इतना टाइम्स कम होगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ भी निकाल सकते हो, जैसे आपने लिखा N21 दैट इज V1/V2। तो यहाँ पे V1 है आपका एयर और वैक्यूम और V2 है आपका यहाँ पे ग्लास। तो यहाँ पे अगर ग्लास के अंदर वेलोसिटी आपसे पूछ ली जाए और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो NGV, या फिर और यू कैन राइट NG इक्वल्स टू V1, 1 है आपका वैक्यूम दैट इज C लाइट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, एंड V2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे V मान लेते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी इन पर्टिकुलर मीडियम मान लेते हैं, ग्लास के अंदर वेलोसिटी V है तो V की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे C/NG, यानी कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर उसमें डिवाइड कर देंगे लाइट वेलोसिटी में तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर किस तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी प्रोसेस में हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में। अब ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया तो ग्लास ऐसा नहीं है कि ग्लास ही रहेगा मीडियम 2, वहाँ पे आपका वाटर भी हो सकता है, वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं आइस भी हो सकती है, ऑयल भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है, कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल जिसके आर पार देखा जा सके या जिसके अंदर से लाइट पास कर सके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। और ये डिफरेंट जो है ग्रेटर देन 1 ही होते हैं किसी स्पेसिफिक मीडियम के लिए। तो 1.00012 समथिंग, 1.3, 1.36, 1.33 ऐसे अलग अलग आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। आपकी जो NCERT की बुक है उसके अंदर आप देखिएगा आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट मीडियम। तो उनको आप देख सकते हो, उन सभी मीडिया के अंदर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख सकते हो। अब आगे बात करते हैं लेंस के बारे में। तो व्हाट लेंस इज, लेंस भी आपका क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ रहता है और इसके अंदर दो तरह के आप लेंस पढ़ते हो। जिस तरह से हमने मिरर पढ़े थे उसी तरह से लेंस होते हैं। ये होता है आपका कॉन्वेक्स और ये होता है कॉनकेव लेंस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर गया हूँ, उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। लेंस को अभी शुरू करेंगे 1 मिनट के लिए, मैं आपको बता दूं। जैसे आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रहे थे तो आप कहोगे कि सर ये तो नॉर्मल हो गया एन डैश और ये स्पेसिफिक एंगल पे आता है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। ये जो लाइट रे है ये आपकी टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। तो ये एंगल I है, ये एंगल R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर टू दिस नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के ही पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, तब उस केस में क्या होगा? तो वहां पे मान लीजिए ये नॉर्मल है आपका इसी मीडियम के अंदर, और इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से ही इंसिडेंट हो रही है, तो वो बेसिकली आपका स्नेल्स लॉ फॉलो करेगी। वहां पे किसी भी तरह का मैथमेटिकली किसी भी तरह का चेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप देखते हो साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ लास्ट वीडियो में हमने देखा था, दैट इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, आप जानते ही हो। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर देखा था। तो यहां पे देखो इंसिडेंस एंगल भी आपका आई, एंगल आई इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे ये बिल्कुल बिना किसी डेविएशन के सीधी निकलती है। अगर नॉर्मल के अलोंग आती है तो एंगल आर भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो इस इक्वेशन में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। तो इसके अंदर म्यू टाइम्स बदलाव होता है, और ये म्यू ही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर मैं एंगल आई की वैल्यू 0 रखूं तो ये हो जाएगा साइन 0, यहां पे करते हैं, साइन 0 इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स साइन आर की वैल्यू भी क्या है? 0। तो ये बिना डेविएशन के सीधी निकल रही है। इसका मतलब मैथमेटिकली भी आपका ये इक्वेशन जस्टिफाई हो रहा है यहाँ पे। और ये स्पेसिफिक इस कॉन्सेप्ट के बारे में HC वर्मा सर ने भी अपने वीडियो में बताया है, तो वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो चलिए अब as Shivam writes, in this case I is 0, R is 0, and if I write sin I by sin R, it is 0 by 0. He writes that it is infinity. It is not infinity. It is not infinity. It is indeterminate. It's called indeterminate. What does it mean? It means its value cannot be specified. It can have any value. It can have any value. That's important. Its value is not specific one constant. That's why it is called indeterminate. So depending on the context, it can have many different values. So that is why it is called indeterminate. And in this context, it is just that mu, because you can also write this as sin I, this equation as sin I is equal to mu times sin R. The same equation you can write this way. Now if sin I is 0, sin R is 0, 0 is equal to mu times 0, no problem. No problem with mathematics. 0 is mu times 0, 1.5 times 0, or 1.33 times 0, no problem, that has to be 0. And therefore if you write this 0 by 0, in this context it has the same specific value whatever is the refractive index. So even mathematics wise we don't have any problem with Snell's law. At normal incidence also it's valid. बात करते हैं हम लेंस के बारे में। लेंस के अंदर पहला था आपका कॉन्वेक्स और ये था आपका कॉनकेव लेंस। तो इस लेंस की अगर हम बात करें तो इसको बेसिकली आप बोलते हो कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, और ये है आपका कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। अब मिरर की सारी बातों को हम यहाँ पे माइंड नहीं करेंगे, चीज़ों को लॉजिकली समझेंगे, क्योंकि मिरर और लेंस के अंदर थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे केवल ये चीज़ देखेंगे कि ये वाला जो लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। मतलब इनफाइनाइट से अगर कोई रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, ये आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष इसको हिंदी में बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेज आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू दिस फोकस, ये फोकस से पास होती हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या बनता है, इमेज फॉर्म होता है फोकस पे। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूं तो इधर आपको मिलेगा F1 और ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ F1। ये बेसिकली इस कॉर्ड स्फेरिकल पार्ट का सेंटर ही होता है। ये जिस तरह से मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसी तरह से लेंस के अंदर 2F1 होता है। और अगर इस साइड देखें तो ये F2
एंड इससे डबल डिस्टेंस पे 2f2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ये इसके ऊपर जितनी भी रेज इंसिडेंट हो रही है उनको एक जगह पे क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पे उसको मीट करवा रहा है। जितनी भी रेज इसको आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट के ऊपर ये मीट करेंगी। तो इसका मतलब ये वाला जो लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है आपका डाइवर्जिंग का। तो डाइवर्जिंग के अंदर देखिए क्या होता है, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज f1, दिस इज ट्वाइस ऑफ f1, दिस पॉइंट इज f2 एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ f2। तो अगर इनफाइनाइट से रेज आती हैं तो उनको ये यहाँ पे क्या करेगा, बेसिकली इस पाथ से डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज का मतलब ये अपने पाथ पर स्ट्रेट लाइन ना भेज करके ये इनको इस तरह से फैलाएगा, इस तरह से डाइवर्ज करेगा कि ये फोकस पे मीट करते हुए हमें दिखाई दे। तो एक्चुअली जो रेज है उनका पाथ होगा ये, और पीछे की तरफ इनको अगर हम मीट करवाएं तो इस पॉइंट के ऊपर ये मीट करती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो आप देख सकते हो कि ये इमेज जो है ये वर्चुअली मीट कर रही है रेज। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो बेसिकली वर्चुअल इमेज बनेगा। अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला आपका है, जैसे लेंस के मिरर के अंदर ये देखते हैं तो पॉल होता है और इसको ऑप्टिकल सेंटर O से रिप्रेजेंट करते हैं लेंस के अंदर। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो जाएगा फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो। जिस तरह से आप कन्वर्जिंग लेंस के अंदर राइट हैंड साइड में जा रहे थे उसी तरह से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हो। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो हम नेगेटिव फोकल लेंथ ट्रीट करते हैं। ये सारी बातें तो हम करेंगे साइन कन्वेंशन, लेंस के लिए साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे जब हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपको ये पता चला होगा कि ये वाला जो लेंस है इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस, और इसी को आप बोलते हो कॉनकेव लेंस। ये शेप के बिहाफ पे बोल दिया जाता है और ये इंसिडेंट रे के बिहेवियर के बिहाफ पे इसको बोल दिया जाता है। नाम है, नाम इसीलिए निकाला जाता है कि वो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो जो उसके बिहेवियर हैं उनको रिप्रेजेंट कर सके। तो इस तरह से इनके ये डिफरेंट नाम है। अरे गांव में आप देखते हो ना कि जैसे जिसका रंग थोड़ा सा डार्क होता है उसको कालिया कह देते हैं, और जिसका रंग थोड़ा सा फेयर होता है उसको धोलिया कह देते हैं। धोलिया मतलब जिसका कलर फेयर है। हरियाणा से अगर कोई बिलोंग करता है तो वो इनको समझ पाएगा कि कालिया और धोलिया क्या क्या है। तो देखिए इसी तरह से आपका ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में। लेंस के इमेज फॉर्मेशन तो फटाफट से देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए सबसे पहला अगर हम देखें तो व्हेन the object is placed at infinite, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे प्लेस किया गया है, अनंत पे रखा हुआ है, बहुत दूरी पे रखा हुआ है, तो उसका इमेज किस तरह से फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का इंप्लीमेंट करेंगे। किसका इंप्लीमेंट करेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या कहता है, देखिए रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, अगर F1 ये ट्वाइस ऑफ F1, ये F2 एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ F2। तो देखिएगा इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं और अभी अभी हमने डिस्कस किया था आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस F2। तो F2 से ये पास करेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन,
तो यहाँ पे जो फोकस F2 है वहाँ पे आपका इमेज बनेगा। और इमेज का पहले तो पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज होगा आपका एट F2। आप देख लेते हैं साइज के बारे में। तो साइज ऑफ इमेज आपका होगा पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत ही छोटा बनेगा। और इसका नेचर क्या होगा? इसका जो नेचर होगा वो रियल आपका इमेज यहां पे आपको मिलेगा। ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ मीट कर रही हैं? इस F2 के ऊपर मीट कर रही हैं। तो ये होगा आपका पॉइंट साइज, क्योंकि इसकी लेंथ आपको यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। चाहे कितना भी बड़ा आपका ऑब्जेक्ट हो, आपका इमेज आपको पॉइंट साइज ही मिलेगा, अगर तो ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे जो है रखा हुआ हो। अब नेक्स्ट केस के अंदर, सेकंड इसी के अंदर देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड beyond 2f1। तो beyond 2f1 अगर रखा हुआ है तो यहां पे रख देते हैं। इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से ही जाएगी। और दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है तो बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल सीधी यहाँ पे निकल जाती है। तो यहाँ पे आपका इमेज जो है, ऑब्जेक्ट का इमेज, वो इस पॉइंट पे बनेगा F1 F2, ये F1 हो गया, ये 2F1 F2 और 2F2 के बीच में आपका जो है इमेज बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज होगा आपका बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज ऑफ इमेज आपका क्या हो जाएगा? साइज ऑफ इमेज हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल इन साइज, और नेचर हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। पहले पॉइंट साइज था, अब स्मॉल साइज हुआ। धीरे धीरे साइज में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आपका सेकंड केस हो गया। सेकंड केस के अंदर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1 यानी 2f1 और इनफाइनाइट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज आपका F2 और 2f2 के बीच बनेगा। और यहाँ पे साइज इसका हो जाएगा स्मॉल इन साइज और नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। आपका इमेज आपको देखने को मिलता है। थर्ड केस अगर इसके अंदर हम देखें तो थर्ड केस के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 पे रखा हुआ होता है। 2f1 पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा? देखिए, ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा 2f1। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पैरेलल तो फोकस से, और दूसरा अगर हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से इसको गुजारें तो ये आपका F2 और 2f2 पे ही आपका इमेज जो है आपको देखने को मिलेगा। इसका पोजीशन हो जाएगा एट 2f2, साइज हो जाएगा इक्वल साइज, और रियल एंड इन्वर्टेड ये आपका क्या बन जाएगा? इसका नेचर हो जाएगा। तो थर्ड केस अगर हम देखें कि पहले हमने लिया इनफाइनाइट का केस, फिर लिया इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में, थर्ड केस हमने लिया एट 2f1, तो वहां पे आपका जो इमेज है वो 2f2 पे बनेगा और इक्वल साइज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पोजीशन अगर हम देखें तो नेक्स्ट पोजीशन आप जानते ही हो, अब 2f1 पे आए थे, अब हम आ जाएंगे बिटवीन 2f1 एंड f1। तो थोड़ा और क्लोजर टू द लेंस आते हैं।
दिस इज F1, दिस इज 2F1। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो वही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज़ करेंगे। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से गुजरता है तो ये वाली पोजीशन हो जाएगी। तो देखिए ये थोड़ा सा अवे हो गया, ये हो गया आपका F2, ये 2F2, तो इमेज बनेगा बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, लार्ज इन साइज, और तीसरा इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड आपका इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये है आपका फोर्थ केस, जब आपका जो इमेज है वो यहाँ पे बनता है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, 2F1 और F1 के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज बनेगा बियॉन्ड 2F2, लार्ज इन साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। साइज तो आपका लार्ज होगा और जो नेचर है वो होगा इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। और रियल में देखिए आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेज जो है ये रियल में मीट करते हुए आपको दिखाई दे रही है, तो आपका इमेज भी यहाँ पे क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो आसान है बिल्कुल। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1, अब आ जाओ एट F1, यानी फोकस पे ही अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहे, दिस इज F1, दिस इज ट्वाइस ऑफ F1, तो यहाँ पे रखा होगा तो पैरेलल तो फोकस से और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाएगा। तो ये देख रहे हो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनफाइनाइट पे जाके आपका इमेज फॉर्म होगा। अब ये भी रेज आपकी रियल में ही मीट करेंगी, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर वाइज एंड लार्ज इन साइज। इसका साइज जो है वो एनलार्ज होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट पे जाके मीट करेंगी, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये बहुत ज़्यादा लंबाई को अटेन कर लेगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ, फिफ्थ। और अब बात करते हैं लास्ट सिक्स्थ वाले की। सिक्स्थ पोजीशन होगी आपकी जब आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस इन दोनों के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट खिसका दिया जाए। तो देखिए इसी केस में थोड़ा सा आगे कर लेते हैं हम। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट सिक्स्थ केस के अंदर बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो पैरेलल आएगी रे तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी, और दूसरा अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करें तो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। तो पहले तो ये पैरेलल जा रही थी, अब देखिए ये गैप लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो इनफाइनाइट पे मीट करने के कोई चांसेस हमें नहीं दिख रहे हैं। तो ये इमेज यहाँ पे कहाँ फॉर्म होगी, देखो पीछे की तरफ वर्चुअली अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये पीछे की तरफ कहीं मीट करेगी, तो इन द साइड ऑफ इमेज पोजीशन हो जाएगी। इमेज विल बी फॉर्म्ड इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट की ही साइड में आपकी इमेज फॉर्म होगी। ये लार्ज होगी, एनलार्ज्ड इन साइज, और इसके साथ ही साथ वर्चुअल होगी, वर्चुअल, और देख पा रहे हो ये बिल्कुल सीधी बन रही है इमेज, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो ये 6 की 6 केसेस आपने मिरर के अंदर भी देखे थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है मिरर और लेंस को कंपैरेटिवली समझना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिरर है उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है, और जो लेंस है उसके जो मिरर होता है उसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है, और जो लेंस है उसके अंदर रिफ्रैक्शन इंसिडेंट जो है वो होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इजीली इन चीज़ों को समझ सकते हो कि किस तरह से इमेज फॉर्म होती है लेंस के अंदर। अब ये तो था आपका
कॉन्वेक्स लेंस। अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम कॉनकेव के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके अंदर आपको सिंपली दो ही केस मिलेंगे, एक तो इनफाइनाइट पे आपकी पोजीशन हो ऑब्जेक्ट की, और एक अदर देन इनफाइनाइट कहीं भी हो, तो उस केस को देखेंगे। और उसके साथ ही साथ हम लेंस फॉर्मूला को भी डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड जय हिंद।